हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी समाप्त करने के लिए राज्य में हर हित स्टोर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत युवाओं को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा स्वरोजगार हेतु। अब यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। और वर्तमान में हाल ही में जो यहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला। ये भी याद रखिएगा। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में ही भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा में ही है सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क। ये भी याद रखिएगा। हरियाणा का जो विधान मंडल है वो कितना है? एक सदनीय है। मतलब केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। और विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 90। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हरियाणा के करंट अफेयर्स के बारे में, तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम मतलब अनाज एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई है या खोला गया है? तो ये गुरुग्राम जिले हरियाणा में खोला गया है। इसके तहत 5 से 7 मिनट में 70 किलो तक अनाज निकाला जा सकता है। और इसमें कौन सी 3 अनाज निकाले जाएंगे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें चावल निकाला जाएगा, गेहूं निकाला जाएगा और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बाजरा भी निकाला जाएगा। ये भी याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन होना था 2021 में पंचकुला हरियाणा में, लेकिन 2021 वाले को रद्द कर दिया गया है। अब यह 2022 पंचकुला हरियाणा में ही आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुख्यालय भारत में है और ये गुरुग्राम हरियाणा में ही स्थित है। एक याद रखिएगा, एक योजना हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च की गई थी, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इसके तहत हरियाणा के 75 साल से अधिक आयु वाले पेड़ पौधों की पहचान की जाएगी और उनकी देखभाल के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे और इसके देखभाल के लिए स्थानीय लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा। आक्सी बैंक की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हरियाणा के बारे में करंट अफेयर्स था। और एक और याद रखिएगा कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ये जो योजना शुरू की गई है वो हरियाणा के द्वारा ही शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटेल फेड क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूटेल फेड क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया है। और यह दुनिया का पहला रीप्रोग्रामेबल मतलब पुनः प्रोग्रामेबल उपग्रह है, सैटेलाइट है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। अब यह पुनः प्रोग्रामेबल क्या है? तो यदि यह यूटेल फेड क्वांटम उपग्रह कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसको कक्षा में स्थापित करने के बाद भी इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, उद्देश्य के अकॉर्डिंग इसका प्रोग्राम बदला जा सकता है। और जिस प्रकार प्रोग्राम सेट किया जाएगा ठीक उसी प्रकार यह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है मतलब पुनः प्रोग्रामेबल। और यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्रामेबल उपग्रह बन गया है यूटेल फेड, जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे एरियन 5 रॉकेट से द्वारा लॉन्च किया गया है और 15 साल के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और डाटा ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने के लिए और संचार व्यवस्था को अच्छे से सक्षम बनाने के लिए इसे उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में की गई थी और इसके जो हेड हैं वो हैं जोसेफ आर्चर वेचर। और
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो मेंबर कंट्री हैं वो 22 हैं। 22 कहें तो 22 यूरोपियन कंट्री हैं इसके मेंबर। 22 कुछ भी अपना अंतरिक्ष का कार्य करेंगे या उपग्रह लॉन्च करेंगे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से ही करेंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से याद रखिएगा कि दुनिया का पहला विकलांग व्यक्ति अंतरिक्ष के लिए लॉन्च की है कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सी अंतरिक्ष ये करेगी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2021 के लास्ट तक करेगी। और यदि देश पूछा जाए तो ये न्यूजीलैंड दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से। अब यह बात करें उस लकड़ी उपग्रह का नाम क्या है तो बीफा वुडफैट है और इसको फिनलैंड के द्वारा डिजाइन किया गया है। एन विजन नाम का ऑर्बिटर यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2030 तक शुक्र ग्रह की अध्ययन करने के लिए भेजेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नील समूह क्लस्टर किस देश में पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह दुनिया का सबसे बड़ा तारा नील समूह क्लस्टर यह पाया गया है श्रीलंका के रत्नागिरी में। रत्नागिरी को श्रीलंका का रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और ये एक कुआं खोदते समय पाया गया था। अब ये होता क्या है? तारा नील समूह क्लस्टर। तो तारा नील समूह क्लस्टर एक दुर्लभ पत्थर होते हैं दोस्तों और यह तारा के समान, स्टार के समान ही प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे तारा पुंज भी कहा जाता है और तारा नील समूह क्लस्टर भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर ब्लू रंग के होते हैं और यह जो मिला है वो सबसे बड़ा मिला है दुनिया का अब तक आंका गया है और इसकी जो बाजार में कीमत आंकी गई है वो $100 मिलियन $, 510 kg का है। ये दोस्तों 510 kg का है। अब यह श्रीलंका में मिला है। तो श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका का 1972 तक इसका नाम था कौन सा? फेलोन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1972 के बाद इसका नाम लंका पड़ गया और 1978 में इसका नाम बदल करके श्रीलंका कर दिया गया था। अशोक के समय श्रीलंका का जो नाम था वो था ताम्रपारडी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि श्रीलंका में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है तो फिली भाषा बोली जाती है जो कि एक तमिल भाषा है। श्रीलंका की जो राजधानी है अपीफेल वो जयवर्धनेपुरम कुट्टे है और यहाँ की जो व्यावसायिक राजधानी है वो क्या है? कोलंबो, ये भी याद रखिएगा। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो गोतबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के जो पीएम हैं वो है महेंद्रा राजपक्षे। यहाँ जो करेंसी चलती है वो रुपया चलती है। महावेली जो नदी है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच में 2 एक्सरसाइज होते हैं, एक तो होता है फ्लीनेक्स एक्सरसाइज और एक होता है कौन सा? मित्र शक्ति एक्सरसाइज। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किए जाते हैं। पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका को ही अलग की जाती है। आदम ब्रिज भी भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। तो इतना याद रखिएगा श्रीलंका के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में केटू पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर जगह केटू पर्वत पर चढ़ने वाले दुनिया के जो सबसे कम उम्र के बने हैं वो बने हैं ऑप्शन ए फहरोज काफिब, जो कि कहाँ से है? पाकिस्तान के लाहौर से बिलोंग करते हैं और यही केटू जो है पर्वत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है और हालांकि पाक का क्षेत्र है। तो केटू पर्वत में चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं फहरोज काफिब। और अगला जो बात करें इनके बारे में ही तो ये पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इतना याद रखिएगा। केटू की बात करें तो केटू दुनिया का जो है दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई मापी गई है 8611 मीटर। बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है तो आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट, जिसकी न्यू हाइट जो है 8848.86 मीटर। ये इसकी न्यू हाइट याद रखिए। और इसका जो नेपाल में नाम है वो है सागर माथा। अगला बात करें कि तिब्बत में इसे चोमो लंगमा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहे तो पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि पहली बार पर्वतारोहण जो किया था माउंट एवरेस्ट में वो किया था 29 मई को माउंटेन डे भी बनाया जाता है। 29 मई 1953 को पहली बार तेनजिंग शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला कौन
कौन थी, तो जूको तबई थी, ये भी याद रखिएगा। भारत की कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। 2 बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर भारत की प्रथम जो महिला थी वो थी फंतोष यादव, ये भी याद रखिएगा। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ताफी यांगझोम पर्वतारोही हैं और ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही हैं फंतोष यादव, इतना याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा नेपाल और भारत की सीमा पर पड़ता है और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर, ये भी याद रखिएगा। और ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है। इसका जो मेन उद्देश्य है ये खुदरा विक्रेताओं के लिए लॉन्च किया गया है और ज़्यादा जो व्यवसायी हैं उनकी नकदी वाली जो समस्या होती है, कैश वाली, उसको समस्या को दूर करने के लिए, इन व्यापारियों की समस्या को, नकदी की समस्या को दूर करने के लिए यह HDFC बैंक द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करें HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई है, तो HDFC बैंक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अतनु चक्रवर्ती इसके जो हैं अध्यक्ष हैं और सीईओ कौन है, तो शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं। 2020 का सर्वश्रेष्ठ बैंक का यूरो मनी पुरस्कार जो दिया गया था HDFC बैंक को दिया गया था। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड जो है इसका मेन क्या है, टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। एक याद रखिएगा, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए HDFC बैंक ने फलाम दिल से पहल की शुरुआत की थी। ICICI बैंक की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक की बात करें तो इन्होंने चिकित्सक दिवस के अवसर पर सैल्यूट डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च किया था। SBI बैंक की बात करें तो हाल ही में फिम बिड बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है SBI बैंक ने। कौन सा फीचर, फिम बाइंडिंग फीचर, अपने कौन से किसके लिए, यूनो जो लाइट है उसके लिए। और यह क्या है, फिल्म बाइंडिंग, तो यह जो उपयोगकर्ता हैं उनको डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक फीचर है। DBF बैंक की बात करें तो DBF डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक में नंबर 1 था। DBF बैंक जिसका जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर में है और इसके MD की बात करें तो पीयूष गुप्ता हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो भारत के असम राज्य से बिलोंग करती हैं और असम की पहली ऐसी व्यक्ति या महिला बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में भी कोई पदक जीता है। नेक्स्ट बात करें कि भारत ने अब तक कितने पदक जीत चुके हैं, तो भारत ने 1 जीता है ओलंपिक में अब तक सिल्वर मेडल, जो कि भारत के लिए पहला पदक भी जीता था। और कौन जीता है, मीराबाई चानू ने। किस में जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है। नेक्स्ट बात करें वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला और वह पहली महिला बन गई है कौन, मीराबाई चानू। इसके पहले सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कौन, कर्णम मलेश्वरी ने पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में ही, लेकिन उन्होंने कौन सा पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट बात करें दूसरा पदक किसने जीता है, तो दूसरा पदक जीता है PV सिंधु ने। इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है। और यह दो लगातार पदक या 2 पदक ओलंपिक में जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं PV सिंधु। इन्होंने 2016 के जो रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स है उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इन दोनों मेडल के जीतने के बाद भारत की पहली महिला ऐसी बन गई हैं खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीता है। अगला जो बात करें पुरुष की, तो पुरुष की बात करें तो सुशील जो हैं एकमात्र ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा पर क्या जीता है, पदक जीता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, 2012 के लंदन ओलंपिक में। बात करें बैडमिंटन में, इसके पहले कोई और पदक जीता था, तो जी हाँ दोस्तों, साइना नेहवाल जो हैं 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में पहला पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यदि बैडमिंटन में पहला सिल्वर मेडल बात आए तो PV सिंधु ने जीता था, किसमें, 2016 के रियो ओलंपिक्स में। और तीसरा जो पदक आ चुका
चुका है वो फाइनली आ चुका है लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना प्रमुख मिन ऑन्ग हैलेंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, म्यांमार के एक सेना प्रमुख थे जनरल कौन, मिन ऑन्ग हैलेंग। इन्होंने वहाँ आपात स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण इन्होंने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया म्यांमार में। म्यांमार फरवरी 2021 में यहाँ आपातकाल लगा दिया गया था और वहाँ की जो आंग फांग फूकी थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और वहाँ के जो सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया था वहाँ की सरकार के खिलाफ, तो जिससे वहाँ आपातकाल चल रहा था और इससे निपटने के लिए वहाँ के सेना जो हैं जनरल उन्होंने खुद को पीएम घोषित कर दिया। अब म्यांमार के पीएम घोषित किए हैं, तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है, नाइपीदो है और यहाँ करेंसी क्या चलती है, क्यात करेंसी चलती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो बर्मा यहाँ का पुराना नाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में लेपर्ड डायरीज द रोफेट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन सी, संजय गुब्बी के द्वारा। अब यह लेपर्ड डायरीज द रोफेट इन इंडिया पुस्तक किस पर आधारित है? तो ये भारत में तेंदुओं के संरक्षण पर आधारित है। यह पुस्तक जिसको लिखा गया है एक वन्यजीव विज्ञानी हैं कौन, संजय गुब्बी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नीना गुप्ता की बात करें तो सच कहूँ तो इनकी पुस्तक है दीप हल्दर बंगाल इलेक्शन डायरी 2021 इन्होंने लिखा है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।